जय हिंद प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आपके लिए आज से पिनेकल की जो बुक है हमारे पास, आपके पास भी होगी। उस बुक का पूरा कंटेंट इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। पिनेकल बुक समझने में आपको थोड़ी ही मुश्किल लगती होगी, उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। पूरी कंप्लीट पिनेकल बुक आज इस वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे और तकरीबन पॉलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो 510 के आसपास हैं। तकरीबन हम मान के चल सकते हैं कि पांच क्लास में, क्योंकि एक क्लास में हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं, तो 5 क्लास में कंप्लीट पिनेकल बुक कवर हो जाएगी। पूरा का पूरा कंटेंट टॉप लेवल का, यहां से आप सीजीएल तक की तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर है, इसकी वजह से मैंने ये मतलब पेन से उठाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा खाली, तो समझना प्यारे साथियों। तो शुरू कर लेते हैं हमारी क्लास को। तो क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों 2 सेकंड आपके लिए, क्योंकि जिसका क्वेश्चन है तो इसमें 5-7 मिनट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, 2 ही सेकंड में आप जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है हमारा संविधान। देख लेते हैं आगे चल के। संविधान एक कानूनी, राजनीतिक और समावेशी है। कानूनी तौर पर यह मानवाधिकारों को स्थापित करता है और एक पूर्वानुमान बनाता है। राजनीतिक रूप से सरकारी प्राप्ति को स्थापित वितरित सीमित करता है। सामाजिक रूप से यह राज्य की साझा पहचान और नागरिक दृष्टि को दर्शाता है। कुल मिला के प्यारे साथियों ये बात है, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियमों का ग्रुप होता है उसे ही हम संविधान कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चल पड़ते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा आपके काम की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में, यानी कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए साथियों क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों बी एन राव। बी एन राम लिखा गया, बी एन राव है। दिसंबर 1946 को प्यारे साथियों भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दिसंबर 1946, मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक में ही ये क्लियर कर लिया था कि संविधान सभा के जो सलाहकार होंगे उनका नाम क्या होगा, बी एन राव होगा। और पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था और संविधान सभा के जो परमानेंट अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को हमारे उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव प्यारे साथियों आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, अस्थायी अध्यक्छ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के उपाध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी संविधान में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में प्यारे साथियों 389 सदस्य थे। ये 389 सदस्य कैबिनेट मिशन के आधार पर चुने गए थे। ऐसा नहीं कि परमानेंट यही रहे, ये समय समय पर बदलते भी रहे। जैसे पहली बैठक में अलग थे, संविधान पर जब हस्ताक्षर हुए तो अलग थे, तो वैसे अलग होते हुए 389 सदस्य जो थे वे संविधान सभा में वे कैबिनेट मिशन के अनुसार थे। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो अलेक्जेंडर मतलब A.V. अलेक्जेंडर थे, उनके 3 अध्यक्ष थे। तो आगे चलकर बात कर लेते क्योंकि ऐसे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो इसमें लोकतांत्रिक है, ये गणराज्य है, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये संप्रभुता है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है प्यारे साथियों। लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, संप्रभुता। इसको आप ऐसे समझना, ये लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता। तो यहाँ पे पूछागा कि मूल प्रस्तावना, मैं आपको बता देता हूं मूल क्या होता है। जब एक तो मैं आपको बता दूं, हमारा देश 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार होगा था।
26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। 2015 से संविधान दिवस मनाना हमने ये शुरू किया है। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, इसी दिन को हम अधिकृत मानते हैं कि संविधान अधिकृत हुआ, अंगीकृत हुआ, आत्मार्पित हुआ, अधिनियमित हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। कभी भी आपके सामने ये ऐसी शब्दावली आ जाती है तो इनका एक ही जवाब है जो अभी मैंने बोले हैं कि 26 नवंबर 1949। इस दिन जो संविधान लागू हुआ था, उस दिन जो जो प्रावधान लागू थे उनको हम मूल संविधान का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा जो भी लागू हुआ, जो बाद में ऐड हुआ, वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। मैं आपको बता देता हूं, धर्मनिरपेक्ष मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसको हम समझ लेते हैं। ये प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष चल नहीं रहा क्या? धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। गणराज्य राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है। संप्रभुता स्वतंत्र और किसी अन्य देश के नियंत्रण के अधीन नहीं होती। यहाँ पे प्यारे साथियों जो ये शब्दावली लिखी हुई है ये बात बताती है, जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं, ये तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में लिखा गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था, कंप्लीट हुई। आगे लिखा है लोकतांत्रिक क्या है, तो लोकतांत्रिक एक ऐसी सरकार होती है जिसका गणराज्य मतलब सरकार का, जो सरकार के मतलब लोगों के द्वारा जिसका चुनाव किया जाए। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार जिसका चुनाव लोगों द्वारा किया जाए, इसे लोकतांत्रिक कहते हैं। गणराज्य क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारा देश, हमारा संविधान गणतंत्र हुआ था। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसलिए नहीं कि संविधान लागू हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को भारत का प्रमुख सर्वोच्च पदाधिकारी, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेकर अपना पद संभालता है। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालना, या फिर मैं ये बोलूं कि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी जब जनता द्वारा चुनकर गद्दी संभालता है तो ऐसे शासन को हम गणतंत्र शासन कहते हैं। गणतंत्र शासन, तो राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है, इसका अर्थ होता है गणराज्य। संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता का अर्थ प्यारे साथियों एक ऐसी सरकार जो किसी के भी अंडर ना हो, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हो, यानी कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती हो। ये संप्रभुता स्वतंत्र और किसी अन्य देश के नियंत्रण के अधीन नहीं होना ये दर्शाती है, वही बात है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों, यह आदर्श लिखा हुआ आदर्शों का उल्लेख है? पहला, अभिव्यक्ति नागरिक राजनीतिक उपासना। एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए, इसमें 2-3 सेकंड का समय ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, राजकोषीय, व्यक्ति, आस्था और अलग से है अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था। और ये बताइए क्या इसका राइट आंसर है? पहले साथियों अगर आप हमारे पास ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने करा रखा है, तो इसको भी समझ लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी, जो प्रस्तावना मूल, ये मूल लिखा हुआ, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। प्यारे साथियों स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की और उपासना की, ये स्वतंत्रता में उल्लेख है। प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं 5 प्रकार की स्वतंत्रता तो आपने देख ली। 3 प्रकार के न्यायों का जिक्र है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय प्यारे साथियों अनुच्छेद 38 में भी उल्लेख है। आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा उल्लेख है जो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में भी है, क्योंकि अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, इसको हम समझ लेते हैं। तो प्रस्तावना जो संविधान का स्रोत है, भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों का विवरण, इसके अपनाने की तिथि के बारे में विचार देती है। यानी इसका अर्थ ये क्या प्यारे साथियों, आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि बताइए संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, जो बनकर तैयार हुआ था, ये तिथि कहां पर लिखी गई है? तो ये तिथि का उल्लेख भी कहां पे है? प्रस्तावना में। यहाँ पे लिखा गया है कि अपनाने की तिथि के बारे में विचार देती है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारतीय संविधान के उद्देश्य संकल्प में संविधान के मौलिक प्रस्ताव शामिल होते हैं और
राजनीतिक विचारों को निर्धारित किया गया है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये 22 जनवरी 1947, ये शब्दावली आपको कठिन लगती होगी, मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसके आधार पर प्रस्तावना स्थापित हुई थी। यानी कि प्रस्तावना का जो आधार है उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया गया था तो उसको स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग ने। तमाम जितने सदस्य थे उन्होंने ये बात बोली कि जब तक मुस्लिम लीग वापस नहीं आ जाती, जब तक हम उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एक बात क्लियर हो गई कि मुस्लिम लीग अब कभी भी भारत में नहीं आएगी। मुस्लिम ने अपना एक अलग ही देश स्थापित करना है। तो उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान ने उद्देश्य प्रस्ताव को वापस से पारित कर लिया था, तो जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये उस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में ये उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर होगा। यहां से प्यारे साथियों आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह को प्रति संवेदनशील, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ये बताइए क्या है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। नहीं है तो समझ लेते हैं। इसका राइट आंसर है डी, कि भारतीय संविधान का दर्शन धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। भारत के संविधान को दार्शनिक सिद्धांत आधारित है। पंडित नेहरू का उद्देश्य था कि उद्देश्य संकल्प जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने पहले सत्र में ही पेश किया था। यानी कि इसका जो स्तर था वो सारा का सारा, मैं एक बार ऑप्शन नंबर जो डी है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये मैं दिखा देता हूं आपको, कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। और ये पूरी की पूरी डिटेल हमने यहाँ पे समझी कि भारतीय संविधान का दर्शन, धर्मनिरपेक्ष वगैरह जो क्या है ये। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके ये, धर्मनिरपेक्ष, संघवाद, गणतंत्र और समाजवादी। बताइए प्यारे साथियों कि इसका राइट आंसर क्या है। इतनी जबरदस्त प्यारे साथियों जो टीसीएस, ये क्वेश्चन टीसीएस के वैसे अभी टीसीएस के मतलब जो हमारा एसएससी का जो अभी सिस्टम है वो अभी टीसीएस से बदलकर एडिक्यूटी लेगी, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है संघवाद। तो हम समझ लेते हैं, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों लिखा हुआ है, व्यक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्रों जैसे केंद्र और राज्य अथवा प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। तो संघवाद प्यारे साथियों एक सरकार की एक प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्रों जैसे केंद्र और राज्य अथवा प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। गणतंत्र राज्य का प्रमुख उद्देश्य है कि गणतंत्र राज्य का प्रमुख देश की जनता द्वारा चुना जाता है। यानी कि प्रमुख जो होता है, गणतंत्र राज्य का प्रमुख देश की जनता द्वारा चुना जाता है। समाजवादी एक लोकतांत्रिक समाजवाद जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सामाजिक लक्ष्यों की दिशा में एक साथ कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों संघवाद था। ये प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुआ, बहुत ही ज्यादा बार। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। बताइए क्या इसका राइट आंसर। ये सीएचएसएल में पूछा गया 3rd शिफ्ट में 7/8/2023। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को मतलब जो लेख लिखा है इसने लिखा गया है, मूल लिख रखा है, मूल संविधान के द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया था, यानी कि इसके हाथों से लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था। यानी कि संविधान जो उसका है मसौदा समिति के जो वो पूछ रखे हैं जिसने मसौदा तैयार किया था वे व्यक्ति कौन थे। के.एम. मुंशी थे, वसंत कृष्ण वैद्य थे, एस.एन. मुखर्जी थे, H.V.R. अयंगर थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। पूछा गया है दस्तावेज का मसौदा
तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार? कौन सी शख्सियत संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली प्रमुख शख्सियत थी? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों CSN मुखर्जी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन हुआ। याद रखना प्यारे साथियों 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा जो मसौदा समिति भी बोल देते हैं प्यारे साथियों इसको, या प्रारूप समिति। देखो मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति, इन सब का नाम एक ही है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें 1+6 सदस्य थे, यानी कि 6 अन्य सदस्य थे और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। टोटल इसमें 7 सदस्य थे। समिति के अन्य 6 सदस्य KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, यहाँ पे लिखे हुए हैं अन्य 6 सदस्य KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अयंगर, देवी प्रसाद खेतन और BL मित्तर थे। BL मित्तर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला इसके बाद 9 कहाँ गया? क्वेश्चन 8 के बाद 9, चलो कोई नहीं, 9 कर लेना, 10 एक बार अगला देख लेते हैं। चलो 9 मिस हो गया इसमें, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का संस्करण लिखा था? क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट भी होते रहेंगे, आपको जबरदस्त तरीके से याद हो जाएंगे। तो SN मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद, नंदलाल वैद। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा, वसंत कृष्ण वैद। अच्छा एक सेकंड, किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी, इसमें पूछा हिंदी प्यारे साथियों, याद ध्यान रखना, वो इंग्लिश था, ये हिंदी है। वो इंग्लिश क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यहाँ पे हिंदी है वसंत कृष्ण वैद। इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों वसंत कृष्ण वैद। वसंत कृष्ण वैद। देखो समझना, संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और गौहर राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के आर्टिस्टों द्वारा सुबोधित और अलंकृत किया गया था। वसंत कृष्ण वैद ने। जितने भी कारीगर थे प्यारे साथियों, सारे के सारे शांति निकेतन से थे, शांति निकेतन। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग यानी कि ढांचा काफी हद तक खालिस्तान अधिनियम से लिया गया है। तो किस अधिनियम से लिया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 1909 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम थे, 1947 के अधिनियम से, 1919। तो राइट आंसर है 1935। मैं आपको बता देता हूं, मूल संविधान जो भी हमारा है लगभग 60 से 70% लगभग भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची के रूप में विभाजित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन इंजन नहीं कहा था, उन्होंने इसे दास्ता का बार्टर भी कहा था। दास्ता का बार्टर, दास्ता का बार्टर। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, चलो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत सरकार के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ये बी है, कोई भी लगा, जवाहरलाल नेहरू, BR अंबेडकर और JB कृपलानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो बात कर लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। देखो कितने सारे क्वेश्चन अब रिपीट होंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। चलो ये बाकी की बातें छोड़ो, बस ये याद रखना, यह संकल्प 22 क्वेश्चन था, यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। यही बात मैंने आपको बता दी थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है इसका आंसर? एकात्मक, राज्यतंत्रीय, संसदीय, अध्यक्षीय। बताइए क्या है? 2 से 3 सेकंड का ही समय है प्यारे साथियों, क्योंकि जीके क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आता। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों बी, संसदीय प्रणाली। देखिए बी देख लेते हैं, बी क्या है हमारा? राजतंत्रीय। तो यहाँ पे समझते हैं संसदीय प्रणाली राज्य सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। एक राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का प्रमुख एक कार्यकारी का नेतृत्व करता है जो विधायिका से अलग
होता है। एक राजशाही सरकार एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति राजशाही जीवन के लिए पद त्याग तक राज्य का प्रमुख होता है। एकात्मक प्रणाली क्या है? एक केंद्रीय सरकार से बनी होती है जिसके पास सारी की सारी शक्ति होती है, उसे एकात्मक शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे सभी शब्दों की शब्दावली दे रखी है प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के को चिन्हित करने वाला समारोह है। बताइए क्या है? गणतंत्र दिवस समारोह को समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह, ये सीजी में पूछा गया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, राष्ट्रपति भवन में अट होम समारोह, और डी है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सीजी में पूछा गया है प्यारे साथियों 9/12/2022 थर्ड शिफ्ट में। सारा का सारा डाटा प्यारे साथियों पिनेकल बुक से है। अगर आपके पास बुक भी है तो आप खोल के बैठ जाइए, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर है बीटिंग रिट्रीट समारोह, गणतंत्र दिवस का समापन। इसका अर्थ होता है प्यारे साथियों गणतंत्र दिवस का समापन, इसका अर्थ होता है। तो गणतंत्र दिवस समारोह को मुख्य रूप से 3 भागों यानी कि गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग ट्रीट रिट्रीट और पुरस्कार वितरण में बांटा गया है, यानी कि 3 प्रकार के बांटा गया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की शुरुआत का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी खालिस्तान देशों का अपना संविधान होता है। बताइए क्या होता है? सभी खालिस्तान देशों का अपना संविधान होता है। सीजी ने पूछा गया 12/12/2022 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुतिनतंत्रीय और सर्वात्मक। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, लोकतांत्रिक देश में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक हों, या लोकतांत्रिक सरकार का एक रूप है जिसमें सरकार शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। साम्यवादी क्या है? साम्यवादी सामान्य स्वामित्व वाला एक वर्गहीन समाज है। कुतीन तंत्र कुछ लोगों द्वारा सरकार का समूह होता है। यह एक अधिनायकवादी सरकार के पास बिना किसी विरोध यानी कि एकल दल की तानाशाही के साथ पूर्ण शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर है बी, लोकतांत्रिक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? बताइए क्या है? एक विशेषता नहीं है। एक विशेषता। वीडियो प्यारे साथियों थोड़ी ही लंबी भी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं 100 क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए पे क्या लिखा है हमारा, एक देख लेते हैं। ए लिख रहा है द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय जिसमें 2 सदन होते हो, ऐसी विधायिका 2 सदन होते हो। द्विसदनीय विधायिका 2 सदनों वाली विधायी निकाय केंद्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक और राज्यसभा जैसे केंद्रीय स्तर पर बात करें एक लोकसभा और एक राज्यसभा। भारतीय संविधान की एक अन्य एकात्मक विशेषताएं जैसे संघ और राज्यों के लिए एकल संविधान, सामान्य अखिल भारतीय सेवाओं राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व की असमानता, केंद्रीय चुनावी प्रणाली, राज्यसूची आदि पर राज्य परिषद की विशेष शक्तियां। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, तो अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संसदीय विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? आप सोचते हो गेटअप कैसे चेंज हो गया? तो गेटअप नीचे क्लास लेने चला गया था मैं, तो ऑफलाइन में भी क्लास होती है ना। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी कि अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय संविधान। अगला देखो, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोत्तम लिखित, संविधान को कठोर, संविधान को न्यायपालिका, द्विसदनात्मक विधानमंडल, ये सारे के सारे हैं। तो क्वेश्चन हमारा था ये बड़ा, संघीय विशेषता नहीं है, ऑप्शन अखिल भारतीय सेवाएं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? ये संघीय लिख रखा है मेरे साथियों। तो एम.वी. पाइली, गुरनार मिंडल, ये गुरनार मिंडल है, ए.वी. डाइसी और के.सी. विपर। ये टाइपिंग में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है प्यारे साथियों, वैसे मैं आपको करेक्ट तो करा ही देता हूं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो समझ लेते हैं कि के.सी. विपर। के.सी. विपर ने भारतीय संविधान को
अर्ध संघीय बताया है। अर्ध संघीय देखो क्या है, भारत के संघीय ढांचे पर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। मोरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी संघवाद, ग्रानविले ऑस्टिन द्वारा सहकारी, ये वर्ड बोले गए हैं प्यारे साथियों। जैसे मोरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी संघवाद कहा गया, ग्रानविले ऑस्टिन द्वारा सहकारी संघवाद कहा गया, आइवर जेनिम्स द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ आदि कहा गया। तो ये सारे के सारे हमारा कंटेंट है। आगे चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। ऑप्शन नंबर बी है, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ऑप्शन नंबर डी है, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहली बार 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। राष्ट्रमंडल लिख दिए, यहाँ पे राष्ट्रीय गान है। संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रीय गान की भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 47 में। कौन सा कथन सही है? अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो बताइए कितनी थी प्यारे साथियों। 12 थी, 10 थी, 14 थी, 15 थी। तो मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान को बनाने में महिलाओं की संख्या 15 थी प्यारे साथियों। तो इसमें 15 महिलाएं रही हैं, 15 महिलाएं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 15, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है 15। 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्यारे साथियों, अगर मैं संविधान की मांग की बात कर लेता हूं तो संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके अलावा संविधान सभा की मांग समय समय पर करते रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर नाम आए तो किसी व्यक्ति का, तो वो महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने 1922 में संविधान सभा की मांग रखी। महात्मा गांधी के कहने पर ही 23-24 में, क्योंकि अगले ही साल 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो चुका था। 1924 में महात्मा गांधी के कहने पर स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग रखी। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से औपचारिक मांग एम.एन. रॉय द्वारा रखी गई, जिसको आगे चलकर अंग्रेजों ने प्रस्तावित किया था। तो एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग को रखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति, बी पट्टाभी सीतारमैया, ए.वी. ठक्कर, जे.बी. कृपलानी और के.एम. मुंशी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति, तो इसका राइट आंसर है बी पट्टाभी सीतारमैया। 1922 में वी ठक्कर ने, देखो समझना, इसका तो राइट आंसर ये हो ही गया। 1922 में ए.वी. ठक्कर में बीत सेवा मंडल की स्थापना की थी। बीत सेवा मंडल। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जब स्वतंत्रता का समय आया था 1947, उसके अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। के.एम. मुंशी भारतीय भारतीय विद्या भवन के संस्थापक हैं। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। 1938 में के.एम. मुंशी विद्या भवन के संस्थापक रहे हैं। भारत की संविधान सभा के सदस्य, कृषि और खाद्य मंत्री 1952-53 में ये रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो किस समिति के अध्यक्ष थे ये पूछा गया। तो बताइए क्या आंसर आएगा। साख समिति के, संघ शक्ति समिति के, व्यापार समिति का आदेश या मौलिक अधिकार उप समिति के? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों साख समिति। क्योंकि समय कम है तो जल्दी जल्दी चल पड़ते हैं, ऐसे में तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा।
आपको पता है कि 100 क्वेश्चन हमने कवर करने हैं और क्वेश्चन हमारा 23वां है। तो साख समिति यहाँ पे पूछा गया है के एम मुंशी को, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साख समिति के सदस्य अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। व्यापार समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। तो ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, व्यापार समिति के एम मुंशी, मौलिक अधिकार समिति के जे बी कृपलानी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा को मान्यता, मतलब 1947 की किस धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए 6 की 2, ऑप्शन बी 10-1, ऑप्शन सी 12-2, ऑप्शन डी 8-1। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है प्यारे साथियों, सारा का सारा प्रीवियस ईयर कंटेंट है, सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो धारा 8-1 इसका राइट आंसर है। धारा 8-1 के बार दोबारा बता देता हूँ। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। अनुच्छेद धारा है 8-1। तो अगला क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कब थे अध्यक्ष, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए है मौलिक अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति किसमें, या कार्यों पर समिति किसमें, व्यापार समिति का आदेश पर, या फिर राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक से। ये डबल दिए गए, तो इसका नॉर्मली माने चला ये एक की है, ये यहाँ पे वैसे दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हम बात कर लेते हैं। राइट आंसर अच्छा, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में हम बात कर लेते हैं। कार्यों पर समिति, तो यहाँ पे तो कुछ मिस प्रिंट है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जीवी मावलंकर प्यारे साथियों हमारी जो संविधान सभा थी वो 2 तरीके से काम करती थी। एक तो जब उसने संविधान का निर्माण करना था, और एक वो संविधान एक प्रकार से मैं बोलूं संसद के रूप में। 2 प्रकार से कार्य होते थे, संविधान सभा के रूप में और संसद के रूप में। मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर होते थे, और जब संविधान सभा के रूप में ही काम करती थी, यानी कि जब वो संविधान निर्माण करने का काम करती थी, तो उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपको बता देता हूं संविधान के संसद के जनक जीवी मावलंकर को इसी कारण से माना जाता है। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो इसमें डबल दिया गया वैसे भी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। 10वां सत्र, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था, तो आपके राइट आपका ऑप्शन नंबर ए 6 से 17 अक्टूबर 1949 को 10वां सत्र चला था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनाने में। इस अवधि के दौरान इसने कुल 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए थे, यानी कि टोटल कितने दिन थे, कुल 165 दिन, और इसमें करते हुए 11 सत्र आयोजित हुए थे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर चला था। 10वां सत्र पूछा गया है 6 से 17 अक्टूबर। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1949 और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर चला था। प्यारे साथियों 1949, ये एक का गलत लिखा गया है 1949, तो ठीक है 1949। तो शायद ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि 10वां स्तर 6 से 17 अक्टूबर 1949 को और 11वां स्तर 14 से 26 नवंबर 1949, टोटल 165 दिन और 11 सत्र। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था। मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से अम्मू स्वामीनाथन, हंसा, ये बी गलत लिखा है, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, बेगम अयाज रसूल। बताइए मद्रास से कौन जीत कर आया था, मद्रास से कौन जीता था। तो इसका राइट आंसर हम बात कर लेते हैं अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से। वह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल की न्यूनतम आयु पूछ रखी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर कुछ भी नहीं छूटेगा प्यारे साथियों। यहाँ पे मैं तकरीबन 5 क्लासें आपके लिए लेके आऊंगा। ये फर्स्ट ही क्लास है, इसमें 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगली जो क्लास आएगी उसमें 100 क्वेश्चन, उसमें ऐसे करके टोटल 510 क्वेश्चन है, जो कि कंप्लीट डाटा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। बुक से भी हमने पूरा डाटा क्वेश्चनों का उठाया है, क्योंकि वहां से में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों 35 वर्ष। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। संविधान के भाग 4 में 153 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। भाग 6 है ये। भाग 6 में 153 से 167 तक। मैं वैसे बता देता हूं प्यारे साथियों, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 153 के तहत ये भाग 6 में वैसे संघ, भाग 6 में ये शामिल है, संघ के अंतर्गत आते हैं सभी। तो भाग 6 में ये शामिल है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। वैसे नॉर्मली कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल को, 7वां संविधान संशोधन 1956, कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। उसी के तहत आपने कई बार देखा होगा कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह चुका है। इस संदर्भ में अगर हम वेतन भत्ते की बात करें तो वेतन किस राज्य से कितना दिया जाएगा, इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार नहीं करती। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 35 वर्ष की आयु होती है राज्यपाल की। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। तो इसमें कितने से, मतलब कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे, ये पूछा गया है। 389 में ये थी है पहले साथियों, थी लिखा था, ये पी लिख बन गया। 389 में कितने रियासतों से व्यक्ति चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? CGL 18/8/2021 में इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 93। हमने वैसे भी इनको बहुत बार पढ़ चुके हैं कि देशी रियासतों से 93 सदस्य चुनकर आए थे। संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों से प्रतिनिधित्व थे और 93 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे, और चार कमिश्नरी प्रांतों से थे, जिसमें हम बात करें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। यहाँ पे 4 आपसे पूछ भी ले कि कितने कमिश्नरी प्रांत हुआ करते, तो एक दिल्ली था, एक अजमेर था, एक अजमेर मेरवाड़ जिसको लिखा गया है, एक कुर्ग था, कुर्ग पड़ता है प्यारे साथियों कर्नाटक के अंदर, एक बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन है 30वां। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब कब हस्ताक्षर किए थे, ये पूछा गया है। कब हस्ताक्षर किए थे? 26 नवंबर 1948 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1952 को। बताइए कब किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी प्यारे साथियों। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। तो उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भागों के साथ पर हस्ताक्षर किए थे और सभी ने इसे स्वीकार किया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? अंतरिम अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को, सच्चिदानंद सिन्हा को, एस सुब्रमण्यम अय्यर को, और डी है सचिंद्र नाथ सन्याल को। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा वह आरा बिहार के रहने वाले थे, आरा बिहार से रहने वाले थे। वह पेशे से एक वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। ये पहले दूसरे क्वेश्चन में ही हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? राजनीतिक कुंडली बताइए क्या है? N.A. पालखीवाला, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, बी भीमराव रामजी अम्बेडकर। बताइए राइट आंसर क्या? भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को बोला है राजनीतिक कुंडली के बारे में। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। राजनीतिक कुंडली के रूप में कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने बोला है। संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा डॉक्टर दास भार्गव ने बोला है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव 47 में, 46 में, 49 में, 48 में, बताइए कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 13/10/2020 को आफ्टरनून की शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है 1946 में। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इसमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी छोटी समितियां थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? किस वर्ष पूछा गया है? 25 में, 50 में, 28 में और 30 में, बताइए किस में? तो इसका राइट आंसर है 1928 में। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी जिसे नेहरू रिपोर्ट करके जानते थे, नेहरू रिपोर्ट। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई थी, समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। यानी कि एक मसौदा तैयार करने के लिए बोला गया था। तब मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने एक मसौदा ही तैयार करके दिखाया था 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट करके कहते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान के लिए संविधान से लिए गए हैं? राज्य के डीपीएसपी पूछा गया है, तो बहुत ही ज्यादा बारीक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान का स्रोत आयरलैंड, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई है। यहाँ से आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्शत्तों की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? ये पूछा गया है। मार्शल लॉ की अवधारणा, शायद मार्शल लॉ हो, क्या देखे संविधान में मार्शल। तो सब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिख रहा है, मार्शल है या मार्शल है? यूके के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर यूएसएसआर के संविधान से, बताइए कहां से? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, हम बात कर लेते हैं यूएसएसआर के संविधान से। यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य यूएसएसआर रूस से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार प्रस्तावना से, ये लिखे। मैं आपको बता देता हूँ, मौलिक कर्तव्य हमने रूस से कॉपी किए हैं, इनको भारतीय संविधान मूल संविधान में ये नहीं थे, बाद में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था। सरदार शरण सिंह समिति ने इनकी सिफारिश की थी। मूल संविधान में सिफारिश की थी 8 की, लेकिन 8 नहीं 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य मैं आपको बता देता हूँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें प्रेरित हुए हैं रूस से, तो रूस से प्रेरित होकर इनको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? मौलिक अधिकार, अब की बार अधिकार पूछा गया है, अधिकार पूछा गया है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय संविधान के स्रोत, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है प्यारे साथियों। अच्छा, फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांस से हमने कॉपी किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका राज्य से सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान खालिस्तान मतलब कहां से लिया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति पद। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी संविधान उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी संविधान से क्या क्या उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्वानुलोकन है, ये पुनरीक्षा लिख रखा, स्वतंत्र न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और मौलिक अधिकार, ये सब कुछ कहां से प्यारे साथियों? यूएसए के संविधान से। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता की अवधारणा संविधान से कहां से ली गई है? ये क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता।
ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से। बताइए इसका राइट आंसर क्या। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे लिखा नहीं है इसका, चलो इसका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान के समक्ष समानता अमेरिका के संविधान से हमने ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो एक वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो एक वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। ये क्या है अभी, ये कहां से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है डी, यूनाइटेड किंगडम से। वे देश जहां वेस्ट मिनिस्टर मॉडल का उपयोग किया जाता है वो देश है ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड के साथ साथ प्रशांत एशिया, अफ्रीका के कई हिस्सों में ब्रिटिश सरकार का संसदीय स्वरूप एकल नागरिकता का विचार, कानून के शासन का विचार, रीट अध्यक्षता संस्था और उसकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया, भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा, द्विसदनात्मक, ये सारे के सारे किसका उदाहरण है? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए राइट आंसर क्या है। चार ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। पूछा गया है कि गणतंत्र की अवधारणा, गणतंत्र, तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों फ्रांस। गणतंत्र की अवधारणा हमने फ्रांस से ली है। फ्रांस अवधारणा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे शब्द फ्रांस से हैं। अन्य देशों से लिए गए प्रावधान आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से, यानी कि पूरा आपातकाल ही जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली है संशोधन करने की? तो दक्षिण अफ्रीका से ली है। ये क्वेश्चन भी हमने अभी देख ही लिया। तो दक्षिण अफ्रीका से का अनुच्छेद 368 में भाग 20 का अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन, भारतीय संविधान के स्रोत, दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से ही है। ऑस्ट्रेलिया से समृद्धि सूची, देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्यिक स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो बताइए क्या है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अच्छा, गणराज्य की संकल्पना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार और समृद्धि सूची की संकल्पना। बताइए क्या है कनाडा के संविधान से? तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायपालिका परामर्श जो भी क्षेत्राधिकार है। कनाडा से भारतीय संविधान में उधार ली गई विशेषता एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, कनाडा संघवाद का केंद्र प्रसारक के रूप में जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये सब कुछ कनाडा से लिया गया है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? बताइए क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें से तो मेरे को अनुच्छेद 52 निर्वाचन से तो कोई भी नहीं लग रहा। अनुच्छेद 66 दे रखा है। क्वेश्चन क्या? अच्छा, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है 66 में राष्ट्रपति पड़ेगा। अनुच्छेद 66, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका चुनाव है 66 में। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 70 में आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन होगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है प्यारे साथियों? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 17 में असमरसता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूपरेखा में इसका अभ्यास वर्जित है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 48। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? बताइए किस में है लोक सेवा आयोग की बात पूछी गई है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों अनुच्छेद 315(1). अनुच्छेद 315 दो में मतलब दो या जो है दो से अधिक राज्य का इस पर बात सहमत हो सकते हैं कि राज्यों का उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग हो। अनुच्छेद 315 में तो लोक सेवा आयोग है 315(1) में। अनुच्छेद 315(2) में ये लिखा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। अनुच्छेद 315(3) में लिखा गया है उपरोक्त किसी भी कानून में ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान शामिल हो सकते हैं जो कानून के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या
वांछनीय हो सकते हैं। अनुच्छेद 315(4) में यदि राज्य सरकार अनुरोध करती है तो यूपीएससी राज्य सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित कर सकता है। अनुच्छेद 315 कंप्लीट ही लोक सेवा आयोग के लिए ही बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? बताइए, समान न्याय और कानूनी सहायता प्राप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39A भाग 4 के। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 39A भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसके अलावा ये और भी लिखे गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें शामिल है भाग 4 में। और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन श्रमिकों के भागीदारी से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, यहां से आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। कई क्वेश्चनों में आपको दिक्कतें आती होगी कि भाई यहाँ कैसे याद होगा और कैसे इनको कवर करेंगे। तो जब आप एक बार कंप्लीट पॉलिटी को अच्छे से ढंग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं तो फिर तो आपके लिए मुश्किलें ज्यादा होंगी। ऐसा नहीं कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है, फायदेमंद तो है ही, एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन। लेकिन बेहतरीन तरीके से अगर आपको समझ में आए, इसके लिए आपको बेसिक तो आपका कवर होना ही चाहिए, क्योंकि ये बुक भी एडवांस है, क्वेश्चन भी एडवांस है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप तो सारे सीपीओ सीजीएल में ही पूछ रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? बताइए किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में है ये? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में लिखा गया है कि संविधान के समस्त जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। अन्य अनुच्छेद की बात कर लेते, अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण सुरक्षा सुधार तथा वनों का वन्य जीव की सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या प्रावधान, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? किस अनुच्छेद में लिखा गया? एसएससी सीपीओ में आफ्टरनून की शिफ्ट है 4/10/2023, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया। बताइए क्या है? अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। तो ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 164 में। भाई अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा अन्य नियुक्तियां जो की जाती है उनमें राज्य निर्वाचन आयुक्त है, जो अनुच्छेद 243 के तहत उसकी नियुक्ति होती है। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, याद रखना। राज्य में विद्यालयों के कुलपति, विश्वविद्यालयों में जो भी कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति यूजीसी विनिमय 2018 के तहत। राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। अनुच्छेद 165 में आदि में है। अनुच्छेद 163 में राज्य के राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद 163 में। अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और सम्मान बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने का अधिकार देता है? संसद को अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकार संविधान के भाग अनुच्छेद 12 से 351 में, सॉरी ये 351 नहीं, 312 से 35 ये लिखा गया है। मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों अनुच्छेद 33, जो संसद को पावर देता है अर्ध सैन्य या सैन्य बलों के संबंध में। ये जो प्रावधान है ये मौलिक अधिकारों में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हमने कॉपी किए हैं यूएसए के संविधान से, हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। इनका एक प्रकार से स्वभाव नकारात्मक होता है, जिसका अर्थ होता है कि संविधान के अंदर जो भी कुछ लिखा गया है वो नकारात्मक स्वभाव में लिखा है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा प्रस्ताव नहीं करेगा, राज्य छुआछूत या राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। नहीं 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 को ही हम नकारात्मक स्वभाव कहते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मेघना कार्टा कहा जाता है, मेघना कार्टा। अगला क्वेश्चन है इसका हमारा,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो नियोजन के मामले में अनुच्छेद 16 है प्यारे साथियों। अनुच्छेद 16 यह संविधान के भाग 3 में शामिल है। ये लिखा गया गलत, भाग 3 में शामिल है। मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 18 का उपाधिकांत, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधिकांत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? बताइए क्या है इसका राइट आंसर। कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, राज्यपाल। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या अभ्यास और प्रदर्शन में उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय के जवाबदेही नहीं होगा। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 361 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्हरता के प्रावधान है? दल बदल का विरोध, बताइए। तो अनुसूची 10 है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर है अनुसूची 10। ये पे एक वैसे ही लिखा गया, ये अनुसूची 10, इसको हटा देंगे हम। चलो वैसे अनुसूची 10 है प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखा गलत ले। अनुसूची 10 लोकप्रिय रूप से इसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसे 52वां संविधान अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। अनुसूची 10 ऐसे कानून जो न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित हैं। इस प्रथम संविधान संशोधन, ये अनुसूची 9 था, यहाँ पे लिख दिया गया, 10 लिख दिया। तो अनुसूची 9 है यहाँ पे। अनुसूची 9 ऐसे कानून जो न्यायपालिका समीक्षा से प्रतिरक्षित हैं, इसे प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था अनुसूची 9 को। अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन द्वारा, अनुसूची 9 को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 75 डी। अन्य प्रावधान जो है वो ये है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री सहित जो COM क्या है कि मतलब मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये मंत्रिपरिषद प्यारे साथियों, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, मंत्रिपरिषद जो चुनी जाएगी उसकी जो संख्या है वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में प्रावधान किया गया था। पहले इसको नॉर्मली तौर पे वैसे ही चुन लिया करते, वैसे ही अंदाजा लगा के, लेकिन बाद में इसको नियमित कर दिया गया, कानूनी कर दिया गया, संवैधानिक कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये उल्लेख किया गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 36 से 51 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 142। बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 144। इसमें लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे, अनुच्छेद 144 में। अनुच्छेद 143 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 142 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और मतलब आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश। अनुच्छेद 141 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 175 में क्या है? तो सदन या सदनों में संबंधित करने पर उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
प्यारे साथियों समय कम है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी इनको कवर कर रहे हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। वीडियो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 44 का उद्देश्य, तो अनुच्छेद 44 का जो उद्देश्य है मैं आपको बता, समान नागरिक संहिता, वैसे तो इसके अंदर क्या है, समान नागरिक संहिता इसके अंदर शामिल है। इसको समझ लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य व्यवस्था के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में आता है अनुच्छेद 50। तो ऑप्शन नंबर डी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना इसका प्रावधान है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? अनुच्छेद 149, तो इसका राइट आंसर है बी, भारतीय संविधान का बी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कैग है, ये लिख भी रखा होगा यहाँ पे, ये लिखा होगा यहाँ पे कि अनुच्छेद 143 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 150 में संघ एवं राज्यों के लेखा स्वरूप तैयार करते हैं। अनुच्छेद 151 में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या है? और आप अगर हमारे पास ऑफलाइन में पढ़े हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लग रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन, जो स्पेशली नॉर्मली एग्जामों में सीजीएल सीपीओ एमटीएस में जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको तो हलवा लग रहे होंगे सब कुछ। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सी में क्या है, प्रावधान करता है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करेगा। अभिलेख न्यायालय को प्यारे साथियों बोलते हैं कोर्ट ऑन रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के अंदर जो भी केस होंगे उन सब का एक ब्यौरा लिखित तौर पे रखा जाएगा, जिसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो अनुच्छेद 100 क्वेश्चन था अगला, अच्छा ये तो वही है। 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की ताकत। अनुच्छेद 131 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 में क्या है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में अपील, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार। अनुच्छेद 133 में क्या है, सिविल मामलों के संबंध में। अनुच्छेद 134 में क्या है, आपराधिक मामलों के संबंध में अपील करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार संविधान के भाग 3, यहाँ पे 2 लिखा गया गलत है, भाग 3 में निहित है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है, कौन सा मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करेगा? कर्तव्य, तो अनुच्छेद 51 ए इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों। अनुच्छेद 51 ए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों संस्थानों को समझे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। अनुच्छेद 41 में क्या है, कार्य शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का, वस्तुओं का। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, बताइए कितनी थी भाई? अनुसूचियां तो बदली ही नहीं गई हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। तो सी पे क्या था, अनुच्छेद 12, तो 12 ही है। अभी 2023 में कौन सा ये बदल दी गई है, वही है। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, दूसरी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, तीसरी शपथ, चलो छोड़ो ये तो लिख रखा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन करता है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 38 में राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल की देखभाल करेगा। शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 36, यह निदेशक सिद्धांतों के पालन के लिए राज्यों को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है, बताइए कौन सा? अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भ्रमण करने की अनुमति देता है? तो खंड बी, सी, डी, ए, बताइए कौन सा? तो इसका राइट आंसर है खंड डी। अनुच्छेद 19 यह वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद अनुच्छेद 19 संविधान के अनुच्छेद 1 में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं
भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। बी में क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी में क्या है, संघ एवं यूनियन बनाना। ई में क्या है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। विलोपित किसी पेशे का अभ्यास करना, किसी व्यापार या व्यवसाय को चलाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 153, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। अनुच्छेद 153, 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पर अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 156 में यानी कि कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 157 में कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो और 35 वर्ष की आयु पूरी ना हो। एक प्रकार से इसकी योग्यता है अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? कौन सा संबंध बताइए, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद बी, इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन। अनुच्छेद 3 में राज्यों का गठन लंच नहीं हुआ फिर अभी 15 मिनट तो होंगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 भाग 4 राज्य के नीति सिद्धांत जो अनुच्छेद 36 से 51 है के तहत आता है। अनुच्छेद 45 क्या है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 ए क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ये अनुच्छेद 48 ए है। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे, स्त्री और बच्चों, ये है पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार और कार्य का स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना। डायरेक्ट हम देख ही लेते हैं, अभी को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है भाग सी, राइट आंसर है इसका सी, केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। ये केवल लिख रखा, तो ये केवल गलत है। तो केवल पुरुषों गलत है प्यारे साथियों। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको हमेशा याद रखना, जो केवल शब्द है 90% वे गलत मिलते हैं। तो केवल पुरुषों के लिए समान, यहाँ पे स्त्री और पुरुषों के लिए समान परिश्रम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, ये हमारा राइट आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यह बिल दिख भी रखा है, तो बाग 36 से 51 इसे आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। अनुच्छेद 40 में राज्य व्यवस्था, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? बताइए क्या। अनुच्छेद 38, 40, 45 और 39। अभी हमने देखा था अनुच्छेद 45 के अंदर ये शामिल है, अनुच्छेद 45 के अंदर ये शामिल थे। अनुच्छेद 38 क्या है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 38 में 3 प्रकार के न्याय है प्यारे साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसी का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो बताइए क्या है। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 23। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23। तो इसका राइट, अच्छा डी दे रखा, डी भी क्या है, अच्छा डी है। अच्छा अनुच्छेद 23 तो इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 231 क्या है, अनुच्छेद 23 है, ये तो एक का गलत लिखा गया, वैसे ही 231 में गया। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25
यह सभी नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता देता है, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो महात्मा गांधी की एक योजना होती थी ग्राम उदय, ग्राम उदय योजना से ही ये संबंधित है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, अनुच्छेद 48 में गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में लिखा गया है, जो भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से 51 है। इसे आर्यन के सिद्धांत से लिया गया है। अन्य समूह समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 47 उदार बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद, जो उदार बौद्धिक सिद्धांत है वो 44वां है, 45वां, 48वां, 48 ए, ये 4 लिखा गया ए है, ये 49, 50 और 51 में है। क्वेश्चन नंबर 75वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और न ही उसे दंडित किया जाए? बताइए किस अनुच्छेद पे है? एक व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 20 का भाग 2। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 20 का भाग 2 इस बात का प्रावधान करता है कि जिस समय का अपराध है व्यक्ति को उसी समय के अपराध के अनुसार सजा दी जाएगी। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को 2 सजाओं का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ बातें यहीं पे देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 एक बोलने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? बताइए क्या है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 42। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये अभी हमने कई बार बात कर ली, इसके बारे में अगला क्वेश्चन ये बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को यथास्थिति बालक तथा प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है प्यारे साथियों। तो 11वां, पहली बात तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में है, 51 ए में है, और 51 ए में भी जो ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे करके 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो इसका अनुच्छेद मतलब किस अनुसार 1 है, तो 51 ए के में है। ये भी मौलिक कर्तव्य भाग मतलब भाग 4 ए में है, ये 4 बनाना था, गलत बना दिया। तो भाग अनुच्छेद 51 ए में संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, ये मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है प्यारे साथियों। सारे नहीं लिख रखे, कुछ लिख रखे है, एक बार इसको आप पढ़ लियो। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक रेस्ता में यानी कि रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान कार्य के काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, बताइए। अनुच्छेद 38, 41, 39, 40 क्या है राइट आंसर? घूम फिर के सारे प्यारे साथियों हम पूरी की पूरी पॉलिटी से गुजर जाएंगे, ऐसे ही सारा का सारा। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराता है। तो बाकी तो नॉर्मल है, कई बार पढ़ लिया। अनुच्छेद 41 में काम, कार्य, शिक्षा, कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। बताइए किस अनुच्छेद के तहत आते हैं?
इस प्रकार के प्रावधान। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या है? पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहल 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों के परिणाम स्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा राशि और वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है का, चूंकि पूर्ण समानता असंभव है, इसलिए भारतीय संविधान का मतलब है संविधान का अधिकार से संबंधित, मतलब किस अधिकार से संबंधित है और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के लिए अधीन है? बताइए। कानून का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, इसे हम बोल सकते हैं। बताइए अनुच्छेद 15, 16, 14, 13, 14 किस में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14। तो इसकी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून का संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, ये ऑप्शन वैसे ही टाइप हो गए। चलो अगला क्वेश्चन है। चलो यहाँ तो एक पिता, क्वेश्चन नंबर 82, एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा है। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रचार कर रहा है? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रचार कर रहा है? यहाँ पे समझना, देखो क्या है कि मित्रों को अपने भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा है। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, क्या होगा? चल पड़ा। तो 51A, जिसमें लिखा गया है कि विभिन्न धर्म, देखो मैं आपको बताता हूँ, देश की गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा को समझना अनुच्छेद 51A के F भाग में है। 51A में क्या है? 51A के E में क्या है? विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव और बंधुत्व को बढ़ावा देना। D में क्या है? देश की रक्षा और आवश्यकता को पढ़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। अनुच्छेद मतलब 51 के C में क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। अगला है अनुच्छेद 83, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। मतलब कौन सा? भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य के शब्द के दायरे का वो करते हैं। तो पूछा गया कि राज्य शब्द किस अनुच्छेद में है? तो कितना घुमा के पूछा गया है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। राज्य की परिभाषा पूछी गई है, अनुच्छेद 12 में है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी। मैं राज्य क्या है बता देता हूं। राज्य से तात्पर्य प्यारे साथियों हरियाणा राज्य है, यूपी राज्य है, बिहार राज्य है, राजस्थान राज्य है, इससे बिल्कुल भी नहीं है। राज्य का अर्थ एक राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से है। यहाँ पे जब राज्य, अब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि ये भी अनुच्छेद भी मौलिक अधिकारों से ही है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ यही निकलता है कि राज्य का अर्थ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, जैसे हम हमारे रोहतक के अंदर जो एमडीयू, इसकी बात कर लेते हैं, एमडीयू ऐसा नहीं करेगी, यानी कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य छुआछूत नहीं करेगा, तो वो छुआछूत नहीं करेगा। राज्य का अर्थ ये है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा ही है। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 44 के, 42 के, 45 के, 43 के। बताइए इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों अनुच्छेद बी, मतलब 42। अनुच्छेद 42 क्या है? राज्य के सिद्धांतों में शामिल है। अनुच्छेद 36, 51 ये दे रखा सारा का सारा। तो अनुच्छेद 42 इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? 352 से 360 तो आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 352 से 360 आपातकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360। 352, 356, 360 इनमें आपातकालीन शक्तियां हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। बाहरी आक्रमण
वगैरह से लिख रखा है। 356 में जब राष्ट्रपति शासन हो जाए और 360 में वित्तीय आपातकाल है। मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब बाहरी युद्ध की स्थिति हो या भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब देश में संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग काम ना हो। तो संबंधित राज्य का जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राष्ट्रपति शासन तब लगता है। वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब देश का आर्थिक ढांचा खतरे में आ जाए या आर्थिक ढांचा खराब हो जाए, तब वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 66 में। अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? बताइए किसका उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों बी। ये संघ क्या लिख रखा है? ये बी पे सहकारी संघवाद का। तो इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। सहकारी संघवाद सामान्य हितों के मुद्दों पर समन्वय के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक स्थिर संबंध की अवधारणा है। उदाहरण के तौर पर भारत एक संघीय देश है जिसकी शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच